अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरिसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 81। हालांकि ऐसा था, फिर भी हितेश को डर लग रहा था। हितेश के लिए किसी ऐसे शख्स को छूना जिसका रुतबा उससे कहीं ऊंचा था, निश्चित रूप से एक बड़ा रिस्क था। अगर हम पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। हितेश का चेहरा डर से भरा हुआ था। ऋषभ ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हो तो मना कर दो। ये कहकर ऋषभ ने सिर घुमा लिया और फिर कुछ नहीं बोला। हितेश काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। काफी समय बाद हितेश ने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं तुम्हें कल अपना फैसला बता दूंगा। ठीक है, ऋषभ ने सिर हिलाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, अच्छे से सोच लेना। हाँ, मुझे पता है। हितेश ने सिर हिलाया और फिर बार से निकल गया। ऋषभ ने ठंडी स्माइल दी। उसका यकीन था कि हितेश जरूर हाँ कहेगा, क्योंकि हितेश जैसा लालची इंसान इस तरह के लालच को ठुकरा ही नहीं सकता। इंसान की लालच ही सबसे बड़ा लूपहोल थी जिसका फायदा उठाया जा सकता था। ऋषभ का प्लान बहुत सीधा था। अगर वह किसी को मोनिका को किडनैप करने के लिए कह दे तो राठौर परिवार भड़क जाएगा और अपना सारा गुस्सा शिवम पर निकालेगा। अगर शिवम किस्मत से राठौर परिवार का माफीनामा हासिल भी कर ले तो मोनिका को जरूर मुंबई वापस ले जाया जाएगा। उस वक्त शिवम को ठिकाने लगाना ऋषभ के लिए बच्चों का खेल होगा। और अगर राठौर परिवार को सच पता भी चल गया तो ठक्कर परिवार सब कुछ नकार देगा और सारा इल्जाम हितेश पर डाल देगा। मैं तो जीनियस हूँ, ऋषभ ने अपनी तारीफ में हंसते हुए कहा। ... अगले दिन शिवम पुणे से जयपुर वापस लौटा। इस बार उसकी कमाई अच्छी थी। डेविड और रमन कल्याण ने जो जड़ी बूटियां दी थीं, वे शिवम को आत्मा मंडल से आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचाने के लिए काफी थीं। पता नहीं आत्मा मंडल से आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, शिवम ने सोचा। इसलिए उसने पहले से कुछ इंतजाम करने का फैसला किया। उसने जड़ी बूटियों को संभाल कर रखा और फिर एक अच्छी जगह चुनने की सोची। काश मैं ऋषभ की विला में रह पाता, शिवम ने मन ही मन सोचा। वहां का आध्यात्मिक माहौल शिवम ने अब तक का सबसे अच्छा देखा था। लेकिन दोनों के बीच की तनातनी ने यह मुमकिन नहीं होने दिया। तभी एक लैंड रोवर गाड़ी अचानक दरवाजे के बाहर से आई। गाड़ी शिवम के सामने रुकी और एक काले सूट में सजा शख्स बाहर निकला। क्या मिस्टर शिवम घर पर हैं? काले सूट वाला शख्स दरवाजे पर खड़ा होकर बोला। शिवम ने भौहें सिकुड़ी। वह आगे बढ़ा और बोला, हाँ मैं ही हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? काले सूट वाले ने विनम्रता से कहा, मिस्टर दास तुम्हें आज रात डिनर पर बुलाना चाहते हैं। क्या तुम फ्री हो? मिस्टर दास, अंकल दास। शिवम को अचानक उनकी याद आई। पिछली घटना के बाद से दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ था। क्या ये ठक्कर परिवार के लिए है? शिवम ने मन ही मन सोचा। अंकल दास और राठौर परिवार के रिश्ते अच्छे थे और शिवम ने पिछले बार उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए मोनिका की खातिर शिवम ने हामी भरने का फैसला किया। ठीक है, समय और जगह बता दो, शिवम बोला। काले सूट वाले ने तुरंत कहा, आज रात 8 बजे शाओजियांग फिशिंग विलेज में। ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, शिवम ने कहा। काले सूट वाला शख्स जाने के बाद जुनैद तेजी से आगे आया। मिस्टर शिवम, मिस्टर दास और सुनील ठक्कर के अच्छे दोस्त हैं। मुझे डर है कि ये कोई जाल हो सकता है, जुनैद ने चेतावनी दी। शिवम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जुनैद कुछ और कहना चाहता था लेकिन शिवम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उधर हितेश और निकिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। हितेश लगातार सिगरेट पी रहा था, उसका चेहरा तनाव में था। हनी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? निकिता ने हितेश के ऊपर लेटते हुए मासूमियत से पूछा। निकिता को देखकर हितेश को अजीब सी चिढ़ महसूस हुई। वह इस बात से पछता रहा था कि उसने ऐसी सती और दिखावटी औरत से शादी क्यों की। नहीं, मैं ऐसा नहीं जी सकता। हितेश ने मन बना लिया और सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने फोन उठाया और बालकनी में चला गया। उसने ऋषभ को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही हितेश ने कहा, मिस्टर ऋषभ, मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ ऋषभ जोर से हंसा और बोला, मुझे पता था तुम सही फैसला लोगे। हितेश ने उदास स्वर में कहा, मिस्टर ऋषभ, मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ, ऋषभ ने सहमति दी। अगर हम कामयाब हुए तो तिवारी परिवार और ठक्कर परिवार के बीच गहरा बिजनेस कोलैबोरेशन होगा, हितेश बोला। ऋषभ ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चिंता मत करो, मेरा ठक्कर परिवार तुम्हें निराश नहीं करेगा। हितेश ने आगे कहा, अगर बात लीक हो गई तो तुम्हें मेरे लिए 100 करोड़ कैश तैयार करना होगा और मेरी सेफ डिपार्चर की गारंटी देनी होगी।
हा हा, कोई दिक्कत नहीं। ऋषभ जोर से हंसा, लेकिन कोई भी नहीं जान सकता कि इसका ठक्कर परिवार से कोई लेना देना है, वरना तुम जानते हो नतीजा क्या होगा। ठीक है, हितेश ने सिर हिलाया और सहमति दी। कॉल कटने के बाद ऋषभ ने ठंडी स्माइल दी। अगर ये बात लीक हुई तो हितेश को कैश देना, वो तो पहले ही ठक्कर परिवार से किनारा कर लेगा। बस देखते जाओ, अब ड्रामा होगा, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। रात को शिवम एक साधारण सा गिफ्ट लेकर शाओजियांग फिशिंग विलेज पहुंचा। वहां पहले से ही कोई इंतजार कर रहा था। शिवम को देखते ही वह तेजी से आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर दास काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शिवम ने सिर हिलाया। वह रिसेप्शनिस्ट के पीछे चलकर प्राइवेट रूम में पहुंचा। यही जगह है मिस्टर शिवम, अंदर आ जाओ, रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा। शिवम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पक्का किया कि कोई खतरा नहीं है। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। दरवाजा खुलते ही शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। जैसा मैंने सोचा था, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अंकल दास की तरफ देखा और बोला, अंकल दास, अगर तुम सिर्फ मेरे साथ डिनर करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे कुछ और हैं तो माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये कहकर शिवम जाने के लिए मुड़ा। अंकल दास ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, शिवम, इतनी जल्दी मत करो, मेरी खातिर रुक जाओ। ठीक है। शिवम रुका और अंकल दास की तरफ देखा। उसने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल दास, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि ठक्कर परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। अब ये क्या तमाशा है? अंकल दास का चेहरा लाल हो गया। उन्हें क्या पता था कि ठक्कर परिवार शिवम का मुकाबला नहीं कर पाएगा। शिवम, कोई भी दुश्मनी हमेशा की नहीं होती, सिर्फ फायदा हमेशा का होता है, सुनील ने आखिरकार कहा। वह खड़ा हुआ और बोला, पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। इस बार मैंने अंकल दास को बुलाया ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मुझसे माफी? शिवम ने अपने कान खुजाए, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। अंकल दास ने हाथ हिलाया और कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शिवम ने अंकल दास को कुछ देर तक देखा और आखिरकार बैठ गया। वह सचमुच सुनना चाहता था कि सुनील क्या कहने वाला है। शिवम, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम इतनी तेजी से ग्रो करोगे, अंकल दास ने विनम्रता से कहा। सुनील ने भी अफसोस जताते हुए कहा, आजकल के जवान लोग वाकई हमें हैरान कर देते हैं। शिवम ने सुनील की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बाद में कुछ काम है। अंकल दास ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। जाहिर था कि वह शिवम के रवैये से खुश नहीं थे, लेकिन इस मौके पर वह कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने सुनील की तरफ देखा। सुनील ने खांसकर कहा, शिवम, शुरू से आखिर तक हमारे ठक्कर परिवार ने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मेरे बेटे का हाथ तोड़ा और मैंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। सोचो तो, हमारी कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं है जो सुलझ न सके, है ना? सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने सुनील को देखा और बनावटी हंसी के साथ कहा, डायरेक्टर सुनील, यही बात है। अगर मेरे पास आत्मपोषण गोली न होती तो क्या तुम आज इतनी शांति से मेरे साथ बैठकर बात करते? सुनील ने हंसते हुए कहा, हर चीज में कोई पक्की बात नहीं होती। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। उसने मोनिका से पहले ही वादा कर लिया था कि भले ही सुनील गिड़गिड़ाए, वह उसे कोई मौका नहीं देगा। ऐसा शख्स जैसे सुनील मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपेगा। अंकल दास ने खांसा और कहा, इस मामले को खत्म करना होगा। आज सब मेरी खातिर यहाँ बैठे हैं, ऐसा करते हैं। वह रुके, फिर सुनील की तरफ इशारा करके बोले, क्या ये तुम दोनों के परिवारों के लिए फायदेमंद नहीं होगा कि तुम साथ मिलकर और ताकतवर बनो और मुनाफा कमाओ? हाँ हाँ हाँ, मेरा भी यही इरादा है। हमारे ठक्कर परिवार की ताकत और तुम्हारे पास आत्मपोषण गोली के साथ हम जरूर और बड़े बन सकते हैं। सुनील ने जल्दी से अपनी वाइन ग्लास उठाए और कहा, लेकिन शिवम का उसे टोस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस ठंडी हंसी हंसता रहा। सुनील, तुम्हें मुझसे कोलैबोरेशन करने की क्या क्वालिफिकेशन है? शिवम ने ठंडे स्वर में पूछा। सुनील का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे नहीं लगा था कि शिवम इतना सीधा बोल देगा। उसे ये भी नहीं लगा था कि शिवम इतना घमंडी होगा। सुनील, सच बताऊं, मैं तुम्हारे बेटे का हाथ ठीक कर सकता हूं। और जब हम पहली बार मिले थे, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे बेटे का हाथ ठीक कर दूं, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अफसोस, तुम्हारे घमंडी रवैये ने मेरा इरादा बदल दिया। अब मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। शिवम के शब्द सुनकर सुनील ने जल्दी से थोड़ा घबराते हुए कहा, शिवम, क्या तुमने जो कहा वो सच है? क्या तुम वाकई मेरे बेटे का हाथ ठीक कर सकते हो? बिल्कुल सच, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। सुनील तुरंत थोड़ा उत्साहित हो गया। उसका कंठ हिलने लगा और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, शिवम, अगर तुम मेरे बेटे का हाथ ठीक कर सकते हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें कंपनी के 10% नहीं, 30% शेयर दे सकता हूं। सुनील ने घबराते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मैंने कहा ना, मैं तुमसे कोई कोलैबोरेशन नहीं करूंगा।
सुनील ने दांत पीसे और कहा, कोलैबोरेशन की बात को अभी छोड़ो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का हाथ ठीक कर दो। ये कहकर सुनील खड़ा हुआ और शिवम के सामने घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर शिवम हैरान रह गया। उसे कभी नहीं लगा था कि सुनील जैसा शख्स उसके सामने घुटने टेकेगा। ये अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। शिवम ने मन ही मन सोचा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं तुम्हारे बेटे का हाथ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कोलैबोरेशन मुमकिन नहीं जब तक कि तुम मेरे लिए काम करने को तैयार न हो। सुनील ने दांत पीसे और कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, अपने बेटे को कल मेरे घर भेज देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील खड़ा हुआ और बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। पास में बैठे अंकल दास गहरी सोच में डूब गए। इस पल में शिवम के प्रति उनकी राय अचानक बदल गई। उन्हें पहले लगता था कि शिवम एक निकम्मा है, लेकिन आज रात के दिन से अंकल दास को एहसास हुआ कि शिवम में एक सलीका है और वह बेहद महत्वाकांक्षी है। थककर परिवार के ऑफर के सामने वह जरा भी नहीं पिघला, बल्कि उसने उनके साथ कोलैबोरेट करने की बजाय उन्हें अपने अधीन करने का रास्ता चुना। साधारण लोगों के लिए यह शायद क्रूर लगे, लेकिन बिजनेस की दुनिया में यह एक जरूरी बुराई थी। जब इतना जवान लड़का, जो अभी बिजनेस की दुनिया में नया नया आया हो, ऐसा करता है, तो यह वाकई अंकल दास को हैरान कर गया। तो फिर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्मूदली हो। अंकल दास ने अपनी वाइन ग्लास उठाए और मुस्कुराते हुए कहा। इस बार शिवम ने अपनी वाइन ग्लास उठाए। जैसे ही वह ग्लास टकराने वाला था, तभी उसका फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर मोनिका की सेक्रेटरी थी। शिवम ने भौहें सिकुड़ी। उसने वाइन ग्लास नीचे रखा और विनम्रता से कहा, सॉरी, मुझे पहले ये कॉल लेनी होगी। कॉल कनेक्ट होते ही शिवम ने सुना कि दूसरी तरफ से सेक्रेटरी घबराते हुए बोली, शिवम, मिस मोनिका को किडनैप कर लिया गया है। क्या? शिवम का चेहरा अचानक बदल गया। एक खतरनाक मर्दस ऑरा ने पूरे कमरे को भर दिया। क्या हुआ? शिवम ने जल्दी से पूछा। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी ने जल्दी जल्दी सारी बात शिवम को बताई। मैंने जयपुर में सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला, सेक्रेटरी ने परेशान होकर कहा। शिवम का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। गुस्सा उस पर हावी हो गया। शिवम के लिए मोनिका उसकी जिंदगी की रोशनी थी। शिवम बाकी सब कुछ छोड़ सकता था, लेकिन वह मोनिका को किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत कभी नहीं देगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं अभी आ रहा हूं। शिवम, क्या हुआ? फोन रखने के बाद अंकल दास ने पूछा। शिवम के पास उन्हें समझाने का वक्त नहीं था। उसने अंकल दास की तरफ देखा और कहा, मुझे अपनी गाड़ी दे दो। हो, अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं किसी को तुम्हें वहां ड्रॉप करने को कहता हूं, अंकल दास बोले। जरूरत नहीं। शिवम ने बिना कुछ और समझाए टेबल से चाबियां उठाईं और वहां से निकल गया। रास्ते में शिवम ने राठौर परिवार के मैनर की तरफ गाड़ी दौड़ाई। उसने एक्सीलेटर को इतना जोर से दबाया कि वह टूटने की कगार पर था। उसने कई ट्रैफिक लाइट्स को नजरअंदाज कर दिया। राहगीर शिवम को गालियां दे रहे थे और उसे ड्रैग रेसर समझ रहे थे। शिवम के जाने के बाद अंकल दास को एक फोन कॉल आया और उन्हें खबर मिली। फोन रखने के बाद अंकल दास का चेहरा बेहद खराब हो गया। क्या हुआ? सुनील ने कंफ्यूज होकर पूछा। अंकल दास ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में कहा, किसी ने मोनिका को किडनैप कर लिया। क्या? ये सुनकर सुनील अचानक खड़ा हो गया। कौन? इतनी हिम्मत वाला कौन है? क्या वो अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? सुनील ने हैरानी से आंखें फाड़कर कहा। अंकल दास ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक आह भरी और बोले, लगता है जयपुर में अब कुछ बड़ा होने वाला है। जयपुर में उस रात हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद अंकल दास का खाना खाने का मन नहीं रहा। उन्होंने सुनील से विदा ली और जल्दी से जयपुर छोड़ दिया। सुनील भी उदास होकर घर लौट गया। घर पहुंचते ही सुनील ने देखा कि ऋषभ सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था और स्नैक्स खा रहा था। वह काफी रिलैक्स लग रहा था। डैड, क्या हुआ? ऋषभ ने बेपरवाही से पूछा। सुनील ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मोनिका को किडनैप कर लिया गया। पता नहीं किसने ये किया। ये सुनकर ऋषभ जोर से हंस पड़ा। वह गर्व से बोला, डैड, तुम यकीन नहीं करोगे ना, ये मैंने करवाया। सुनील ने भौहें सिकोड़ी और कहा, ऐसी बातों में मजाक नहीं करते। ऋषभ ने जल्दी से समझाया, मैंने सचमुच ये किया। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमें उसे सबक सिखाना है। सोफे पर बैठा सुनील अचानक खड़ा हो गया। उसने ऋषभ को घूरते हुए कांपते स्वर में कहा, ये सचमुच तूने किया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बिल्कुल सच है, ऋषभ ने सीना ठोककर कहा। ये सुनकर सुनील ने उठकर ऋषभ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पागल हो गया है तू? तुझे नहीं पता मोनिका कौन है? सुनील का शरीर कांप रहा था और वह ऋषभ पर चिल्लाया। ऋषभ ने अपना चेहरा पकड़ा और गुस्से में कहा, डैड, तुमने मुझे मारा। तुमने तो मुझे कभी नहीं मारा। मैं तुझे मार डालूंगा, सुनील ने दांत पीसते हुए कहा। इस मामले में पहले कुछ सुधार की गुंजाइश थी, लेकिन तूने ये गड़बड़ कर दी।
तुझे पता है मोनिका को नुकसान पहुंचाने की क्या सजा मिलेगी? सुनील गुस्से में बोला। ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तंज कसते हुए कहा, डैड तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने पहले ही एक बकरा ढूंढ लिया है। मेरा प्लान फूल प्रूफ है। फिर ऋषभ ने सुनील को सारी बात बताई। सुनील ने सुनकर ठंडा पसीना छूट गया। ये फूल प्रूफ था, ये तो लूपहोल से भरा था। तू सचमुच बेवकूफ है, सुनील ने दांत पीसते हुए कहा। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा। डर और घबराहट ने उसे घेर लिया। ये पहली बार था जब सुनील को इतना डर लगा, लेकिन एक चतुर बिजनेसमैन होने के नाते सुनील आखिरकार शांत हुआ। उसने ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी किसी को बुलाकर हितेश को खत्म कर दो। हम उसे हमें फंसाने का मौका नहीं दे सकते। डैड, हितेश बहुत भरोसेमंद है, वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, ऋषभ ने बुदबुदाया। तेरी माँ की। सुनील इतना गुस्सा हुआ कि वह बेहोश होने की कगार पर था। सिर्फ मरे हुए लोग रहस्य रख सकते हैं। अगर उसने हमें धोखा दिया तो राठौर परिवार हमें कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही उनके पास सबूत न हो। सुनील ने ठंडे स्वर में कहा, अभी करो, अभी करो, इसके बाद तू और मैं रातों रात पुणे वापस जाएंगे। सुनील ने ठंडे स्वर में कहा। ऋषभ के पास कोई चारा नहीं था सिवाय सिर हिलाने के। ... उधर शिवम राठौर परिवार के मैनर में पहुंच चुका था। विशाल राठौर मैनर में सिर्फ सेक्रेटरी अकेली थी। शिवम के अंदर घुसते ही सेक्रेटरी गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मिस मोनिका तुम्हारी सेफ्टी के लिए इतनी चिंतित थी कि उन्होंने अपने सारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे पास भेज दिए। तुम बेकार इंसान, तुम मिस मोनिका को एक दिन मौत के मुंह में ले जाओगे। शिवम स्तब्ध रह गया। उसने सेक्रेटरी को घूरते हुए कांपते स्वर में कहा, तुम सच कह रही हो? बिल्कुल, सेक्रेटरी ने ठंडे स्वर में कहा। सुन लो, मैंने अपने मालिक को इस बारे में बता दिया है। अगर मिस मोनिका को कुछ हुआ तो तुम अपनी मौत का इंतजार करो, सेक्रेटरी ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसे कभी नहीं लगा था कि मोनिका ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स उसके पास भेज दिए थे। और सबसे बड़ी बात, शिवम को इसकी भनक तक नहीं थी। शिवम के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। वह खुद को एक तमाचा जड़ना चाहता था, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी था कि मोनिका का पता लगाया जाए और उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जाए। मुझे तुरंत मिस मोनिका के कमरे में ले चलो, शिवम ने सेक्रेटरी की तरफ देखा और घबराते हुए कहा। सेक्रेटरी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास उनका पता लगाने का तरीका है, मुझे जल्दी ले चलो, शिवम ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सेक्रेटरी ने दांत पीसे और ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ। दोनों मिस मोनिका के कमरे तक पहुंचे। दरवाजे में घुसते ही शिवम ने मोनिका के बिस्तर के आसपास तलाश शुरू कर दी। तुम क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बाल क्यों नहीं मिल रहे? शिवम ने घबराते हुए पूछा। सेक्रेटरी ने तंज कसते हुए कहा, मिस मोनिका का कमरा हर दिन साफ होता है, बाल कहाँ से मिलेंगे? शिवम तुरंत घबरा गया। उसने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ा और घबराते हुए कहा, जल्दी मिस मोनिका का एक बाल ढूंढो, अभी। शिवम की घबराहट देखकर सेक्रेटरी ने और सवाल नहीं किए। यहाँ इंतजार करो, सेक्रेटरी ने तंज कसते हुए कहा। शिवम कमरे में इधर उधर टहलता रहा, उसका माथा पसीने से तर था। गुस्सा और गिल्ट ने शिवम को और बेचैन कर दिया। आखिरकार सेक्रेटरी कुछ बाल लेकर आए। शिवम, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सेक्रेटरी ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। शिवम ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, तुम्हें यकीन है कि ये मिस मोनिका के बाल हैं? बिल्कुल, सेक्रेटरी ने बेसब्री से कहा। शिवम ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम पहले बाहर जाओ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सेक्रेटरी को शिवम का व्यवहार और कंफ्यूज कर रहा था। बाहर जाओ, शिवम ने तुरंत चिल्लाकर कहा। सेक्रेटरी ने दांत पीसे। हालांकि वह गुस्से में थी, फिर भी उसने गुस्सा नहीं दिखाया। सेक्रेटरी के बाहर जाने के बाद शिवम ने एक बाल उठाया। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगली काटकर हवा में एक बूंद खून उछाल दी। उसी वक्त उसकी उंगली पर एक गहरी लाल रोशनी धीरे धीरे चमकी। ये रोशनी उस बाल के चारों ओर लिपट गई और हवा में तैरते हुए खून की बूंद के साथ मिल गई। यह एक निषिद्ध तकनीक थी जो उसके पिता ने छोड़ी थी। ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक थी और शायद उसकी भविष्य की प्रगति को भी प्रभावित कर सकती थी। लेकिन शिवम को अब इसकी परवाह नहीं थी। अगर वह मोनिका को ढूंढ सकता था तो शिवम कुछ भी करने को तैयार था। हवा में खून की गंध फैल गई। लाल रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। हफ, शिवम ने एक मुंह खून उगला। उसका माथा पसीने की परतों से ढक गया। कुछ मिनट बाद शिवम की आंखें अचानक खुलीं। कमरे की रोशनी भी तेजी से गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। शिवम एक मर्दस लुक के साथ खड़ा हुआ। फिर वह सिर घुमाकर कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त सेक्रेटरी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। शिवम को देखते ही उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवम ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे मिस मोनिका का लोकेशन मिल गया है।
मैं मिस मोनिका को सेफली वापस लाऊंगा। तुम्हें उनका पता मिल गया? सेक्रेटरी हैरान रह गई। वह और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन शिवम तेजी से बाहर निकल गया और राठौर परिवार के मैनर से अपनी गाड़ी में चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बहुत ही सुनसान पहाड़ी। ये जगह बहुत कम आबादी वाली थी और चारों तरफ घने जंगल थे। इस सुनसान जगह पर तो मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। एक गुफा में 2 तगड़े टैटू वाले आदमी एक खूबसूरत औरत की रखवाली कर रहे थे। बॉस, ये लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है, एक आदमी ने ललचाई नजरों से कहा। दूसरा तगड़ा आदमी भी लार टपकाता रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। बॉस, क्यों ना हम पहले थोड़ा मजा कर लें? एक तगड़े आदमी ने पूछा। दूसरे ने भौहें सिकुड़ी और हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो। क्लाइंट ने कहा है कि हमें उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। कुर्सी से बंधी हुई औरत कोई और नहीं, मोनिका थी। इस वक्त उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह बेहद शांत थी, जिससे दोनों तगड़े आदमी थोड़े नाखुश थे। तुम्हें पता है मुझे किडनैप करने की क्या सजा मिलेगी? मोनिका ने दोनों को देखते हुए बेपरवाही से कहा। हाँ, सजा कैसी? हमें पैसे मिलेंगे और हम निकल लेंगे, एक ने हंसते हुए कहा। मोनिका के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। बॉस, हमें यहाँ 2 दिन रुकना है, एक ने भौहें सिकोड़कर कहा। 2 दिन में 20 करोड़ कमा लेंगे। इतना पैसा और कहाँ मिलेगा? लालच मत करो, दूसरा ने हाथ हिलाकर कहा। समय मिनट दर मिनट बीत रहा था। शिवम पागलों की तरह यहाँ की तरफ दौड़ रहा था। रास्ते में गाड़ियां पीछे हट रही थीं, लेकिन शिवम की घबराहट जरा भी कम नहीं हो रही थी। अगर मोनिका को कुछ हुआ तो शिवम पूरी जिंदगी दुखी रहेगा। आखिरकार आधे घंटे बाद गाड़ी पहाड़ी के नीचे रुकी। शिवम ने अपनी मुट्ठियां अनजाने में भींचते हुए सिर उठाकर छोटी सी पहाड़ी की तरफ देखा। उससे एक मर्दस ऑरा निकल रहा था। उसे देखने वाला कोई भी कांप उठता। गुफा में दोनों तगड़े आदमी मोनिका को घूर रहे थे। मोनिका की चिकनी त्वचा को देखकर दोनों बार बार लार निगल रहे थे। ऐसी खूबसूरत औरत हमारे सामने है और हम उसे छू नहीं सकते। कितना अफसोस, एक ने कहा। दूसरे तगड़े आदमी की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। चलो, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें बाद में भागना है। अगर हम इसके साथ मजे कर लें और सीधे विदेश निकल जाएं, तो हमें कौन ढूंढेगा? आखिरकार उन्होंने अपनी हवस पर काबू नहीं रखा। दूसरे दिन वे खड़े हुए और मोनिका की तरफ बढ़ने लगे। मोनिका का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। ऐसे गुंडों के सामने मोनिका कुछ नहीं कर सकती थी। तुम लोग अच्छे से सोच लो, मोनिका ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। हमने बहुत सोच लिया, दोनों तगड़े आदमी हंसते हुए बोले। तुम जैसी खूबसूरत औरत के साथ 2 दिन मजा करने को मिले, भले ही हमें पैसा न मिले फिर भी हम खुश होंगे। वे अपने हाथ बढ़ाते हुए मोनिका की तरफ कदम कदम बढ़ने लगे। जैसे ही वे मोनिका के करीब पहुंचे, उनकी सांसें तेज हो गईं। बस तभी एक पत्थर अचानक गोली की तरह आया। ये पत्थर एक आदमी के हाथ में जा लगा। पलक झपकते ही उसका हाथ छेद गया और हड्डियां नजर आने लगीं। खून की गंध तुरंत फैल गई। तुम मौत को बुला रहे हो? शिवम का मर्दस ऑरा इतना तगड़ा था कि दूर खड़ी मोनिका को भी महसूस हुआ। मोनिका ने शिवम को हैरानी से देखा। उसे पता था कि कोई न कोई उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि सबसे पहले शिवम मिलेगा। मिस मोनिका, तुम ठीक तो हो? शिवम ने मोनिका की तरफ देखते हुए घबराते हुए पूछा। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम थोड़ा और देर कर देते तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाती। कमीने, ये बेवकूफ कहाँ से आ गया? हमारा मजा खराब कर दिया। एक तगड़ा आदमी अपने हाथ पकड़कर दर्द में बोला। तुझे हीरो बनना है तो मैं इस औरत को तेरे सामने ही मजा चखाऊंगा। दूसरा तगड़ा आदमी तंज कसते हुए बोला। ये सुनकर शिवम का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। शिवम के दिल में मोनिका एक सम्मानित और पवित्र औरत थी। खुद शिवम को भी उसके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं लाने की हिम्मत थी, और ये दोनों आदमी उस मोनिका के प्रति ऐसी गंदी इच्छाएं रखने की हिम्मत कर रहे थे। तुम मौत को बुला रहे हो? शिवम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका मर्दस ऑरा और तीव्र हो गया और एक दबाव का माहौल बन गया। दोनों तगड़े आदमियों के चेहरे बदल गए। पता नहीं क्यों उन्हें डर का एहसास होने लगा। कमीने, जल्दी इस लड़के को मार डालो, एक ने जोर से चिल्लाकर कहा। बात खत्म होते ही दोनों आदमी शिवम की तरफ झपटे। शिवम का धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने घुटने से एक का घुटना तोड़ दिया। दर्द भरी चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। शिवम यहीं नहीं रुका। उसने हाथ बढ़ाकर दोनों तगड़े आदमियों की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया। बताओ, ये करने के लिए किसने कहा? शिवम ने अपने किलिंग इंटेंट को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। दोनों तगड़े आदमी हवा में तड़प रहे थे, लेकिन वे खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। उनके दिल में डर अपने चरम पर पहुंच गया। मत मारो हमें, उन्होंने मुश्किल से ये शब्द बोले। जल्दी बोलो, शिवम ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जिससे दोनों इतना डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। ये हितेश था।
किसी हितेश ने हमें ये करने को कहा। दोनों तगड़े आदमियों ने कुछ भी छुपाए बिना हितेश का नाम ले लिया। ये नाम सुनकर शिवम का चेहरा और ठंडा हो गया। हितेश, मैंने तुझे नहीं मारा और तूने मिस मोनिका के खिलाफ साजिश रची। शिवम का शरीर गुस्से से कांप रहा था। कमीने, मुझे पहले ही उसे मार देना चाहिए था, शिवम ने गिल्ट में बुदबुदाया। अगर उसने पहले हितेश को मार दिया होता तो मिस मोनिका को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। साहब, हमने बता दिया, अब हमें छोड़ दो, दोनों तगड़े आदमियों ने दर्द में कहा। शिवम ने दोनों को ठंडी नजरों से देखा और बोला, जो भी मिस मोनिका को छूने की हिम्मत करेगा वह मरेगा। ये कहकर शिवम ने अपने हाथों में जोर लगाया और दोनों की गर्दन तोड़ दी। दोनों तगड़े आदमी तुरंत जमीन पर गिर गए और खून ने जमीन को रंग दिया। इन दोनों को मारने के बाद शिवम का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। वह तेजी से मोनिका के सामने पहुंचा और उसकी रस्सियां तोड़ दी। मोनिका का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। ये किडनैपिंग की वजह से नहीं, बल्कि उन 2 लाशों की वजह से था। तब शिवम को याद आया कि उसे मोनिका के सामने लोगों को नहीं मारना चाहिए था। लेकिन उस वक्त वह गुस्से से अंधा हो चुका था, उसे क्या होश था। तुम ठीक हो? शिवम ने मोनिका का नजारा रोकते हुए पूछा ताकि वह लाशें न देखे। मोनिका ने सिर हिलाया और बोली, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। शिवम ने झुककर मोनिका को अपनी गोद में उठाया और पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़ा। शिवम की गोद में लेटकर मोनिका को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने शिवम का चेहरा देखा और हल्के से मुस्कुराए। ये गर्मजोशी का एहसास मोनिका जैसी सख्त और गर्वीली औरत को भी नर्म बना रहा था। वे पहाड़ी से नीचे उतरे। शिवम ने मोनिका को गाड़ी में बिठाया और फिर राठौर परिवार के मैनर की तरफ बढ़ चला। मिस मोनिका, ये सब मेरी गलती है। मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा, शिवम ने गाड़ी चलाते हुए गहरे स्वर में कहा। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर किसी को दोष देना है तो उन लोगों को दोष दो जिनकी इतनी हिम्मत थी। शिवम ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मिस मोनिका, अपने बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, शिवम ने हल्के से आह भरते हुए कहा। ये सुनकर मोनिका को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कितना बकवास करता है, फिर मोनिका ने धीरे से बुदबुदाया। गाड़ी जल्द ही राठौर परिवार के मैनर में पहुंच गई। इस वक्त जयपुर के टॉप लोग राठौर परिवार के मैनर में इकट्ठा हो चुके थे। वे चिंतित दिख रहे थे और उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। अगर जयपुर में मोनिका को कुछ हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मिस मोनिका वापस आ गईं। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा और सब मोनिका की तरफ दौड़े। मिस मोनिका, तुम ठीक तो हो? तुमने हमें डरा दिया। मैं वादा करता हूं कि जयपुर की सेफ्टी इश्यूज की तुरंत जांच करवाऊंगा। मैं बाद में मिस मोनिका की 24/7 सिक्योरिटी के लिए लोग भेजूंगा। सब एक के बाद एक बोलने लगे, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मोनिका ने हाथ हिलाया और बोली, तुम लोग वापस जाओ, मैं थोड़ा थक गई हूं और आराम करना चाहती हूं। ये सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मिस मोनिका ने तुम लोगों को जाने को कहा तो जाओ, सेक्रेटरी ने हाथ हिलाकर कहा। ये सुनकर सब एक एक करके चले गए। सबके जाने के बाद सेक्रेटरी ने शिवम की तरफ देखा और हल्के से तंज कसा। शुक्र है मिस मोनिका ठीक हैं। शिवम ने उसे नजरअंदाज किया। उसने मोनिका की तरफ देखा और बोला, मिस मोनिका, तुम जल्दी आराम कर लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तुम कहाँ जा रहे हो? मोनिका ने शिवम को पुकारा। शिवम की पीठ मोनिका की तरफ थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, कहीं नहीं, मुझे घर जाकर आराम करना है। ये कहकर शिवम तेजी से राठौर परिवार के मैनर से बाहर निकल गया। क्या बेकार आदमी, ऐसे ही घर जाकर आराम करने जा रहा है, कितना बदतमीज है, सेक्रेटरी ने तंज कसते हुए कहा। मोनिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें सचमुच लगता है कि वह घर जा रहा है? सेक्रेटरी हैरान हो गया और जल्दी से पूछा, मिस मोनिका, तुम्हारा मतलब क्या है? मोनिका ने जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्के से आह भरी और बोली, उच्च अधिकारियों को कॉल करके शिवम की सेफ्टी सुनिश्चित करो और बाद की कार्रवाई को साफ करने के लिए किसी को भेजो। सेक्रेटरी ने थोड़ा हिचकिचाया और जल्दी से समझ गया। शिवम घर नहीं जा रहा था, वह असली गुनहगार को ढूंढने जा रहा था। मिस मोनिका, शायद मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही मालिक को बता दिया था और वह खबर सुनकर बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने पुणे रीजन के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। उन्होंने जयपुर में एक स्पेशल फोर्सेस टीम भेज दी है। ये सुनकर मोनिका ने भौहें सिकुड़ी। चुप रहो, मोनिका ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। सेक्रेटरी ने चुप्पी साध ली। मोनिका ने अपनी चिकनी माथे को परेशानी में रगड़ा। मिस मोनिका, इसके पीछे असली गुनहगार कौन है? कुछ देर बाद सेक्रेटरी ने आगे बढ़कर हिचकिचाते हुए पूछा। मोनिका ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में जवाब पहले से था। ये निश्चित रूप से हितेश नहीं था जिसका जिक्र उन गुंडों ने किया था, बल्कि कोई और था। ... इस वक्त शिवम तिवारी परिवार की तरफ दौड़ रहा था।
तिवारी परिवार ड्रैगन पैराडाइज में रहता था, वही मोहल्ला जहां शिवम रहता था। इस वक्त हितेश अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। हनी, आखिर हुआ क्या? मुझे क्यों इतना बुरा अंदेशा हो रहा है? निकिता ने भौहें सिकोड़कर कहा। हितेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसने उन 2 गुंडों को 2 बार कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगी। कृपया कुछ गड़बड़ न हो, हितेश ने कांपते स्वर में बुदबुदाया। तभी दरवाजे से एक साया गुजरा। पहले से ही घबराया हुआ हितेश चौंककर उछल पड़ा। कौन है? बाहर कौन है? हितेश ने चिल्लाकर कहा। बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था। हनी, बाहर कौन है? तुम कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहे हो, है ना? निकिता ने बुदबुदाया। हितेश ने अपने माथे का पसीना पोंछा और धीरे से बोला, उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। खट। तभी कमरे का दरवाजा जोर से तोड़ा गया। फिर एक आदमी अंदर घुसा। उस आदमी का चेहरा ठंडा और खतरनाक था। जाहिर था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। कौन? तुम कौन हो? हितेश ने अपने डर को दबाते हुए कांपते स्वर में कहा। वह आदमी कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ ठंडे स्वर में कहा, किसी ने तुम्हारी सुपारी दी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। ये कहकर वह आदमी हितेश की तरफ बढ़ने लगा। हितेश ने डरते हुए कहा, पास मत आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह आदमी कुछ नहीं बोला। उसने हाथ बढ़ाया और हितेश को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां तेज धार वाले ब्लेड की तरह थीं। जिसे भी वह पकड़ लेता, वह मर जाता। धम। तभी दरवाजा फिर से खुला। वह आदमी रुक गया। शिवम, तुम सही वक्त पर आए। हमें जल्दी बचाओ। हितेश ने मौका देखकर जल्दी से एक तरफ भागते हुए कहा। शिवम ने उसे नजरअंदाज किया। उसने हितेश को घूरते हुए कहा, हितेश, मैंने तुझसे हिसाब बराबर करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन तूने मिस मोनिका के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। मैं आज तुझे जरूर मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। हितेश का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह पकड़ा गया। शिवम को सचमुच पता चल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, हितेश ने हिम्मत जुटाकर कहा। शिवम ने दांत पीसे और कहा, मैं तुझे कोई सफाई देने का मौका नहीं दूंगा। तू कौन है? तभी उस हत्यारे ने ठंडे स्वर में पूछा। शिवम ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, निकल जा। कितनी हिम्मत? हत्यारे ने दांतते हुए कहा। शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसने हत्यारे की तरफ देखा और बोला, क्या तू भी मरना चाहता है? देखते हैं तुझमें कितना दम है। हत्यारा गुस्से में चिल्लाया और शिवम की तरफ झपटा। शिवम का उसे उलझने का कोई मूड नहीं था। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसी और एक घूंसा मारा। इस घूंसे में शिवम ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और उसने हत्यारे की मुट्ठी तोड़ दी। इसके बाद शिवम ने एक और घूंसा मारा जो हत्यारे के सीने को छेद गया। हत्यारा अपनी आंखों में अविश्वास लिए अपने सीने में खूनी छेद को देखता रहा। ये खूनी मंजर देखकर निकिता चीख पड़ी। चुप कर, शिवम गुस्से में था। उसने एक स्टूल उठाकर निकिता की तरफ फेंक दिया। वह स्टूल ठीक निकिता के मुंह पर जा लगा। इस हत्यारे को निपटाने के बाद शिवम हितेश की तरफ कदम कदम बढ़ने लगा। उसने हितेश को ठंडी नजरों से देखा और बोला, तूने इसके नतीजों के बारे में सोचा था? मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन तूने मिस मोनिका के खिलाफ साजिश रची। तू माफ करने लायक नहीं है। इस वक्त हितेश डर से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था और वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शिवम, प्लीज मुझे बख्श दे। ये ऋषभ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हितेश घुटनों पर गिर गया और बार बार सिर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगा। शिवम का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये ऋषभ ने करवाया था। शिवम ने पहले ही थककर परिवार को छोड़ देने का इरादा कर लिया था। उसे नहीं लगा था कि ऋषभ ऐसी हरकत करेगा। मैं अब जिंदगी में किसी के प्रति नर्म नहीं पड़ूंगा। इस पल में शिवम का दिल और सख्त हो गया। जमीन पर गिड़गिड़ाते हितेश को देखकर शिवम को जरा भी दया नहीं आई। उसने अपना पैर उठाया और हितेश के सिर पर जोर से मारा। हितेश का सिर इतनी जोर से टकराया कि वह तरबूज की तरह फट गया। निकिता इतना डर गई कि वह बेहोश होने की कगार पर थी। उसने अपने मुंह के दर्द को नजरअंदाज किया और जमीन पर घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगी। शिवम, इतने सालों तक हम पति पत्नी रहे, प्लीज मेरी जान बख्श दे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कसम खाती हूँ। निकिता को देखकर शिवम का धैर्य खत्म हो चुका था। वह 1000 बेगुनाहों को मार देगा, लेकिन एक गुनहगार को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही शिवम कुछ करने वाला था, तभी उसका फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर मोनिका थी। शिवम ने निकिता की तरफ देखा, फिर फोन लेकर एक तरफ चला गया। मिस मोनिका, क्या हुआ? शिवम ने फोन पर पूछा। मोनिका बोली, तुम अभी कहाँ हो? शिवम ने झूठ बोला, मैं घर पर हूँ। मैं ड्रैगन पैराडाइज विला के गेट पर हूँ। मेरे साथ पुणे चलो, मोनिका ने उदास स्वर में कहा। शिवम थोड़ा चुप रहा और बोला, ठीक है। फोन रखने के बाद शिवम ने निकिता की तरफ देखा। निकिता, आज से तुम और मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। ये कहकर शिवम तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर एक मेबैक गाड़ी इंतजार कर रही थी। शिवम के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी अंधेरे में तेजी से बढ़ गई। तुमने हितेश को मार डाला? मोनिका ने पूछा। शिवम जानता था कि वह छुपा नहीं सकता, इसलिए उसने सिर हिलाया। मोनिका ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। हाँ, ये सब ऋषभ ने करवाया। तभी शिवम को कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा। मोनिका कुछ बोल पाती इससे पहले सेक्रेटरी ने हल्के से तंज कसते हुए कहा, तुम्हें लगता है मिस मोनिका को नहीं पता? वरना हम पुणे क्यों जा रहे हैं? शिवम ने मुंह खोला और कड़वी हंसी हंसा। इस वक्त पुणे में थककर परिवार के घर में सुनील का परिवार बेचैनी से भरा हुआ था और सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। ये सब तेरी वजह से हुआ, कमीने। सुनील ने फिर से ऋषभ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ऋषभ ने अपना चेहरा पकड़ा और बुदबुदाया, डैड, बात इतनी गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। राठौर परिवार को कोई सबूत नहीं मिलेगा कि ये हमने किया। तेरी माँ की, तू बेवकूफ। सुनील का चेहरा निराशा से भरा था। अगर उसे पहले पता होता तो वह ऋषभ को इतना लाड़ प्यार नहीं करता। तभी एक गाड़ी अचानक उनके घर के बाहर रुकी। गाड़ी रुकते ही एक लंबा मध्यम आयु का शख्स बाहर निकला। वह लंबा था और उसमें एक रॉब था। उसके कदम भारी थे और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। इस शख्स को देखते ही सुनील का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। अविनाश राठौर, वह यहाँ क्यों है? सुनील इतना डर गया था कि वह पत्ते की तरह कांप रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोनिका के पिता ओल्ड मास्टर राठौर का बेटा अविनाश राठौर था। अविनाश राठौर का आना सुनील को पूरी तरह से हिलाकर रख गया। यह इस बात का सबूत था कि इस मामले को सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऋषभ, बाद में याद रखना, वह जो भी कहे तुम्हें कभी नहीं मानना कि इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है, समझे? सुनील ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा। ऋषभ अभी भी बेपरवाह था। उसने सिर्फ सिर हिलाया और बोला, समझ गया। सुनील बेहद बेचैन था। अविनाश राठौर जैसे शख्स के सामने उसकी सारी उपलब्धियां और रुतबा कुछ भी नहीं था। जल्द ही अविनाश लोगों को लेकर दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। अविनाश का चेहरा शांत और बेपरवाह था, लेकिन उसका रौब इतना था कि लोग कांप उठते। यहाँ तक कि बेहद हिम्मती ऋषभ भी इस वक्त थोड़ा डर गया, क्योंकि अविनाश का रौब इतना जबरदस्त था। यहाँ तक कि गवर्नर भी इतना डरावना नहीं था। मिस्टर राठौर, आप यहाँ क्यों आए? सुनील ने अपने डर को दबाते हुए हंसते हुए कहा। अविनाश ने उसकी तरफ बेपरवाही से देखा और कुछ नहीं बोला। उसके पास खड़े बॉडीगार्ड ने तुरंत एक कुर्सी लाकर अविनाश के पीछे रख दी। अविनाश धीरे से बैठ गया और उसके पास खड़े शख्स ने उसके लिए सिगार जलाया। कमरा पूरी तरह शांत था, लेकिन जितना शांत था सुनील उतना ही डर रहा था। ऐसे शख्स का सामना करना एक मानसिक यातना थी। ये बर्दाश्त से बाहर था। सुनील के माथे पर और पसीना छा गया। उसका शरीर डगमगा रहा था और वह लगभग जमीन पर गिर गया। अविनाश ने धीरे से सिगार का धुआं छोड़ा। उसने सुनील की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, सुनील, तुम में काफी हिम्मत है। ये सुनकर सुनील का शरीर नर्म पड़ गया और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। मिस्टर राठौर, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं? सुनील ने हिम्मत जुटाकर कहा। सचमुच? अविनाश ने भौहें उठाईं। उसने सिगार का एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मेरे सामने झूठ बोलने का कोई मतलब है? सुनील का शरीर फिर से कांपने लगा। उसने सिर उठाया और कांपते स्वर में कहा, मिस्टर राठौर, मुझे सचमुच समझ नहीं आया। अविनाश का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, आखिरी बार जिसने मेरी बेटी के खिलाफ साजिश रची थी वह सन परिवार था। तुम्हें सन परिवार का अंजाम अच्छे से पता होगा। ये सुनकर सुनील का चेहरा फिर से बदल गया। मुंबई का सन परिवार, उस वक्त वे भी मुंबई में एक टॉप क्लास ब्लू ब्लड परिवार थे, लेकिन वह मशहूर सन परिवार कुछ ही दिनों में दिवालिया हो गया। अफवाह थी कि सन परिवार के बड़े बूढ़े और बच्चे गायब हो गए। उस घटना ने उस वक्त मुंबई में तहलका मचा दिया था, लेकिन किसी को ठीक नहीं पता था कि हुआ क्या था। कुछ लोग कहते थे कि सन परिवार का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था और कुछ कहते थे कि सन परिवार ने किसी गलत शख्स से पंगा ले लिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह असल में राठौर परिवार ने किया था। सुनील घुटनों पर गिर गया। उसका सिर जमीन पर टिका था और वह अविनाश की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मिस्टर राठौर, इस घटना का ठक्कर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, सुनील ने दांत पीसते हुए कहा। वह अच्छे से जानता था कि चाहे कुछ भी हो उसे यह स्वीकार नहीं करना था, क्योंकि अगर उसने स्वीकार कर लिया तो राठौर परिवार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अविनाश ने सुनील की तरफ नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, सिर उठाकर मुझे देखो। सुनील का शरीर अकड़ गया और उसने कांपते स्वर में कहा, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने कहा सिर उठाओ। अविनाश ने तुरंत चिल्लाकर कहा।
इस चीख ने सुनील को इतना डरा दिया कि वह जमीन पर गिर गया। वह मुश्किल से जमीन से उठा और हिम्मत जुटाकर अविनाश की तरफ देखा। अविनाश के ठंडे चेहरे को देखकर सुनील चट्टान की तरह कांप रहा था। अविनाश ने सुनील को ठंडी नजरों से देखा और बोला, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए सबूत की जरूरत है? सुनील स्तब्ध रह गया और तुरंत जमीन पर बैठ गया। हाँ, राठौर परिवार को सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उनको एक बार भी शक हो गया तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। अविनाश ने पास में खड़े ऋषभ की तरफ देखा और बेपरवाही से पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? सुनील ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मिस्टर राठौर, ये मेरा बेटा ऋषभ है। ये कहकर सुनील ने सिर घुमाया और चिल्लाया, इसे नमस्ते करो। हालांकि ऋषभ अविनाश से निकलने वाले तगड़े रौब को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लाड प्यार ने इतना बिगाड़ दिया था कि उसे डर नहीं लगा। उसने तंज कसते हुए कहा, मेरे पिता ने पहले ही कहा कि इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप इतने बेरहम क्यों हैं? ये सुनकर सुनील इतना गुस्सा हुआ कि वह बेहोश होने की कगार पर था। तू क्या बोल रहा है कमीने? मिस्टर राठौर से माफी मांग, सुनील ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। ऋषभ ने फिर भी बेपरवाही से कहा, भले ही आप मुंबई के बड़े परिवार से हो, फिर भी आपको सबूत चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसका हमसे कोई लेना देना है? ऋषभ की जिद देखकर अविनाश को हंसी आ गई। मजेदार, अविनाश ने कुर्सी रगड़ते हुए ठंडी स्माइल दी। कितनी हिम्मत! तुम मिस्टर राठौर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मौत को बुला रहे हो? अविनाश के पास खड़ा बॉडीगार्ड गुस्से में चिल्लाया। ऋषभ ने ठंडी स्माइल दी और कहा, ये पुणे है, मुंबई नहीं। और यहाँ सिर्फ तुम दो लोग हो। अगर मैं एक फोन करूं तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम पुणे से बाहर नहीं निकल पाओगे। विश्वास नहीं है? सुनील ऋषभ की नासमझी और घमंड से इतना गुस्सा हुआ कि वह लगभग टूट गया। इस पल में अविनाश का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। खत्म हो गया, सब खत्म। सुनील जानता था कि इस मामले में अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह खाली नजरों के साथ जमीन पर ढह गया। ऋषभ ने अविनाश को घमंड से देखते हुए ठंडी स्माइल दी और कहा, तुमने मुझे पहले ही नाराज कर दिया है। एक ताकतवर ड्रैगन स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। आज मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। अविनाश ने ऋषभ को ठंडी नजरों से देखा और कुछ नहीं बोला। ऋषभ ने अपना फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। कॉल करने के बाद ऋषभ ने तंज कसते हुए कहा, अभी निकल जाओ, अभी देर नहीं हुई है, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कल का सूरज न देख सको। ऐसा है? अविनाश ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, कई सालों में किसी ने मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं की। अविनाश ने सिर उठाकर आह भरी। ऋषभ ने हल्के से तंज कसते हुए कहा, मैंने तुम्हें मौका दे दिया था, तुमने ही इसे गंवाया। अब मुझे दोष मत देना। मिस्टर राठौर, वे आ गए हैं। तभी अविनाश के पास खड़े बॉडीगार्ड ने कहा। बात खत्म होते ही बाहर से अचानक हेलीकॉप्टरों की आवाज आए। कई लेजर किरणें खिड़की से होकर सीधे घर में चमकीं। इसके अलावा बाहर दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों पूरी तरह हथियारबंद सैनिक थे। जब उसने ये नजारा देखा, ऋषभ की सूरत एकदम बदल गई। ये क्या माजरा था? पुणे के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? अंदर वालों, सुनो, तुम घिर चुके हो, अपने हथियार डाल दो। बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। घिर चुके, हथियार डाल दो, इसका क्या मतलब था? ऋषभ हैरान रह गया। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसे किडनैप करने की साजिश हो रही हो। इस पल में अविनाश ने सुनील की ओर देखा और ठंडे लहजे में बोला, सुनील, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? अब मैं तुम्हें एक देता हूँ। तुमने एक मुंबई के व्यापारी को किडनैप किया और उसे धमकाया। तुम्हारा जुर्म माफी के काबिल नहीं है, अविनाश ने सर्द लहजे में कहा। थककर परिवार के बाप बेटे को तुरंत समझ आ गया। चूंकि उनके पास मोनिका के किडनैपिंग का कोई सबूत नहीं था, तो अब वे किडनैपिंग का एक और जुर्म गढ़ रहे थे। कोई भी इस इल्जाम से खुद को बचा नहीं पाएगा। तुम मुझे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ऋषभ ने घबराते हुए कहा। झूठा इल्जाम? तुम्हें क्या लगता है लोग मुझ पर यकीन करेंगे या तुम पर? अविनाश ने बेपरवाही से कहा। ऋषभ तुरंत बेचैन हो गया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुनील ने राहत की सांस ली। जेल जाना मरने से तो बेहतर था। रहम दिखाने के लिए शुक्रिया मिस्टर राठौर। सुनील जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर मिन्नतें करने लगा। सुनील, अविनाश ने ठंडे लहजे में पुकारा। सुनील ने जल्दी से सिर उठाया और अविनाश की ओर देखा। मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूं, अविनाश ने बेपरवाही से कहा। अगर तुम किडनैपिंग की बात मान लो तो मैं तुम्हारे बेटे को बख्श सकता हूं, अविनाश ने ऋषभ की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर सुनील ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, मिस्टर राठौर, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। इतना कहने के बाद सुनील ने जल्दी से ऋषभ को आंखों से इशारा किया। लेकिन ऋषभ ने न सिर्फ सुनील की बात को अनसुना किया, बल्कि वह अविनाश के पास दौड़ता हुआ गया और घबराते हुए बोला, हाँ, ये सब मेरे पापा ने किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है।
ऋषभ की बात सुनकर सुनील वहीं सन रह गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुनील ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। ऋषभ ने घबराते हुए कहा, पापा, जल्दी मान लो, मैं अभी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मिस्टर राठौर ने कहा है कि अगर तुम मान लो तो वो मुझे छोड़ देंगे। जल्दी मान लो, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम मर भी गए तो कोई अफसोस नहीं, मैं अभी जवान हूँ। सुनील को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके अपने बेटे के मुंह से निकल रहे थे। इस पल सुनील को बहुत पछतावा हुआ। उसे ऋषभ को इतना लाड प्यार करने का अफसोस हो रहा था। जैसा बो वैसा काटो, अविनाश ने बेपरवाही से कहा। सुनील का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसने सिर उठाकर अविनाश की ओर देखा और दुख भरे लहजे में बोला, मिस्टर राठौर, ये सब मैंने किया, मेरे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं, कृपया उसे छोड़ दें। मिस्टर राठौर, तुमने सुना ना, मेरे पापा ने मान लिया, अब मैं जा सकता हूं ना? ऋषभ ने घबराते हुए कहा। अविनाश ने ऋषभ को ठंडी नजरों से देखा और सिर हिलाया। मेरी बेटी को किडनैप करना ऐसा जुर्म है जो माफी के काबिल नहीं। ये कहकर अविनाश धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। ऋषभ तुरंत घबरा गया। वह जोर से चिल्लाया, मिस्टर राठौर, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। लेकिन अविनाश ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और सीधा दरवाजे से बाहर निकल गया। तुमने मुझसे झूठ बोला, अविनाश, तुमने मुझसे झूठ बोला। ऋषभ टूटने की कगार पर था और गुस्से में चिल्ला रहा था। मैं तुमसे भिड़ जाऊंगा, मैं तुमसे भिड़ जाऊंगा। ऋषभ ने गुस्से में चीखते हुए अविनाश की ओर दौड़ लगाए। बैंग बैंग, तभी खिड़की के बाहर से दो गोलियों की आवाज आई। गोलियां शीशा तोड़कर सीधे थककर परिवार के बाप बेटे की ओर चलीं। उनके माथे पर तुरंत खून का छेद बन गया, फिर वे जमीन पर गिरकर मर गए। कमांडर को रिपोर्ट, दोनों अपराधी सफलतापूर्वक मार गिराए गए। बाहर से एक जोरदार आवाज आई, ठीक है, टीम में वापस लौटो। शिवम कार में बैठा था और उसने ये सब साफ साफ देखा। इस नज़ारे को देखते हुए उसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। क्या यही थी मुंबई के टॉप परिवारों की ताकत? मोनिका कार में चुपचाप बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस नतीजे का पहले से अंदाजा था। शिवम ने अविनाश को देखा, जो थककर परिवार से बाहर निकल रहा था, और उसके दिल में बेबसी की भावना और गहरी हो गई। क्योंकि अविनाश के साथ वाले दो बॉडीगार्ड्स टॉप मार्शल आर्टिस्ट थे। शिवम उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। शिवम गहरी सोच में डूब गया। वह कार में बैठा रहा और लंबे समय तक कुछ बोला नहीं। उसका चेहरा उदास था। क्या यही होता है बड़ा परिवार? मेरी सबसे बड़ी ताकत भी इसके सामने कुछ नहीं। शिवम ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। राठौर परिवार कितना ताकतवर था, ये तो सोच से भी परे था। कम से कम ये शिवम की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। चलो उतरो, मोनिका ने धीरे से शिवम के कान में कहा। शिवम लंबे समय तक हिला नहीं। उसने सिर उठाकर मोनिका को देखा। उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भरा था। मोनिका, उसने उसे कैसे पसंद कर लिया? उतरो, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया और मोनिका के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूरी पर अविनाश किसी से बात कर रहा था। प्रांतीय राजधानी के सभी बड़े लोग माफी मांग रहे थे, डरते हुए कि कहीं वे अनजाने में उसे नाराज न कर दें। तभी अंकल दास थोड़ी दूरी से चलकर आए। मुझे सचमुच खेद है, अंकल दास ने हल्के से आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अविनाश ने अंकल दास को देखा और धीरे से बोला, इस मामले से ओल्ड मास्टर राठौर बहुत नाखुश हैं। तुम जानते हो कि ओल्ड मास्टर को मोनिका सबसे ज्यादा प्यारी है। अंकल दास का चेहरा तुरंत बदल गया। ओल्ड मास्टर का मतलब था ओल्ड मास्टर राठौर, जो राठौर परिवार का असली मालिक था। मिस्टर राठौर, मैं अगले कुछ दिनों में मुंबई जाऊंगा और ओल्ड मास्टर को खुद समझाऊंगा, अंकल दास ने आह भरते हुए कहा। अविनाश ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और कार की ओर चल दिया। मोनिका, कार में बैठो। कार के पास पहुंचकर अविनाश ने अचानक मोनिका को पुकारा। मोनिका ने शिवम को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा मत सोचो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। ये कहकर मोनिका अविनाश की ओर चल दी। शिवम ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मोनिका को पकड़ा। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। क्या हुआ? मोनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवम ने मुंह खोला और बोला, तुम कहाँ जा रही हो? सिली, मेरे पापा यहाँ हैं। बेशक मुझे उनसे मिलना है, मोनिका ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तुम आज रात कहीं आराम करने की जगह ढूंढ लो, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगी। मोनिका ने पैरों के बल खड़े होकर शिवम के सिर पर हल्के से थपथपाया। ये कहकर मोनिका अविनाश की ओर चल दी। दोनों कार में बैठ गए। शिवम की नजरें कार की दिशा पर टिकी थीं। अविनाश की कार धीरे धीरे शिवम के पास से गुजरी। तभी कार की खिड़की अचानक नीचे आई। अविनाश शिवम को ठंडी नजरों से देख रहा था। इस ताकतवर रौब से शिवम को भी असहजता महसूस हुई। बस एक नजर ही किसी को विरोध करने की हिम्मत न करने के लिए काफी थी। शिवम की नजरें अविनाश की नजरों से मिलीं। शिवम ने बिना सिर घुमाए अविनाश को देखा।
आखिरकार कार शिवम के पास से गुजर गई और दूर चली गई। शिवम वही खड़ा रहा, बिना हिले। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भरा था। ... कार में अविनाश ने एक सिगार जलाया जबकि मोनिका बगल में बैठी थी। तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सके, तुम्हें अपने पास रखने का क्या फायदा? अविनाश ने मोनिका की सेक्रेटरी को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। ये सुनकर सेक्रेटरी के चेहरे पर घबराहट छा गई। वह जल्दी से बोला, प्रेसिडेंट राठौर, ये मेरी गलती है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, कृपया मुझे सजा दें। अविनाश का लहजा और सर्द हो गया। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया होता तो तुम क्या करके उसकी भरपाई करते? सेक्रेटरी का पूरा शरीर कांप रहा था और वह एक और शब्द नहीं बोल सका। अविनाश ने सिगार का कश लिया और तब तक चुप रहा जब तक सिगार खत्म नहीं हो गया। मिस्टर दास, मोनिका की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उन सारे निकम्मों को नदी में फेंक दो, अविनाश ने ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर सेक्रेटरी पूरी तरह डर गया। वह जोर जोर से मिन्नतें करने लगा, प्रेसिडेंट राठौर, कृपया इस बार मुझे बख्श दें और मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दें। सुधारने का मौका? अविनाश का चेहरा और सख्त हो गया। वह गुस्से में बोला, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया होता तो तुम्हारी 100 जानें भी उसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होती। तुम मुझसे माफी मांगने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? सेक्रेटरी का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बहुत दयनीय लग रहा था। पापा, इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें डराओ मत, मोनिका ने आंखें तरेरते हुए कहा। अविनाश ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, तुम्हारे दादाजी को भी इस मामले की खबर है, वह बहुत नाखुश हैं। बस, बहुत हुआ, मोनिका ने कुछ नाराजगी से कहा। मैंने पहले ही कहा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तुम उन्हें सजा क्यों दे रहे हो? और मैंने उन्हें शिवम की सुरक्षा करने को कहा था, मोनिका ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अविनाश को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह मोनिका को हैरानी से देखते हुए बोला, मोनिका, हम कई दिनों से नहीं मिले, तुम इतनी नर्मदिल कैसे हो गई? मोनिका ने आंखें तरेरी और बोली, खैर, मैं कह रही हूं ना तो ना, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं दादाजी के पास जाऊंगी। ये सुनकर अविनाश ने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है। अविनाश कुछ झुंझलाया हुआ लग रहा था। सेक्रेटरी ने राहत की सांस ली। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और जल्दी से मोनिका की ओर देखकर बोला, मिस, मेरे लिए बोलने के लिए शुक्रिया। मोनिका ने सेक्रेटरी को देखा और बेपरवाही से कहा, शायद तुम्हें शिवम को धन्यवाद देना चाहिए। सेक्रेटरी एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे उसे समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी ही सेक्रेटरी को बात समझ आ गई। वह हंसते हुए बुदबुदाया, हाँ, शायद मुझे सचमुच शिवम को धन्यवाद देना चाहिए। जब से मोनिका की मुलाकात शिवम से हुई थी, वह साफ तौर पर बहुत बदल गई थी। अगर पहले वाली मोनिका होती तो वह किसी के लिए भी मिन्नतें नहीं करती और न ही इतनी नर्मदिल होती। अगले कुछ दिनों में सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें मुंबई वापस ले जाऊंगा, अविनाश ने अचानक कहा। ये सुनकर मोनिका ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं मुंबई वापस नहीं जाना चाहती। मोनिका, इस बार तुम्हें वापस जाना ही होगा, अविनाश ने गहरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा कुछ होने के बाद पूरा राठौर परिवार तुम्हारी चिंता में डूबा है। अगर मैं तुम्हें जयपुर में और रहने दूं और कुछ हो गया तो तुम्हारे दादाजी जयपुर को उलट पुलट कर देंगे। हालांकि ऐसा था, मोनिका ने फिर भी जिद पकड़ ली। मैं मुंबई नहीं जाना चाहती, इस बार जो हुआ वो बस एक हादसा था, मोनिका ने जिद्दी लहजे में कहा। अगर सचमुच जरूरी है तो तुम मेरी सुरक्षा के लिए कुछ और लोग भेज दो, मोनिका ने मुंह फुलाते हुए कहा। मोनिका की जिद ने अविनाश को आह भरने पर मजबूर कर दिया। वह बखूबी जानता था कि मोनिका जयपुर छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह शिवम नाम का वह लड़का यहाँ था। लेकिन अब जब ये हादसा हो चुका था, अविनाश को मोनिका को जयपुर में अकेले छोड़ने की चिंता थी। मोनिका, इस बार तुम्हें वापस जाना ही होगा, अविनाश ने गहरी सांस लेकर कहा। और तुम्हारे दादाजी ने भी इसकी सहमति दी है, अविनाश ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर मोनिका के चेहरे पर हैरानी छा गई। वह एक पल के लिए चुप हो गई। मोनिका किसी की भी बात न मान सकती थी, लेकिन ओल्ड मास्टर राठौर की बात नहीं। तुम जानती हो कि तुम्हारे दादाजी को तुम सबसे ज्यादा प्यार है। अगर तुम नहीं गई तो वो खुद जयपुर आ जाएंगे। अब तुम ही तय करो, अविनाश ने सिर हिलाते हुए कहा। मोनिका ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। ओल्ड मास्टर राठौर बूढ़े हो चुके थे और कई सालों से मुंबई नहीं छोड़ा था। मोनिका अपने निजी कारणों की वजह से अपने दादाजी को इतनी दूर जयपुर आने देने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे 3 दिन दो, मोनिका ने गहरी सांस लेकर कहा। ये सुनकर अविनाश के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अविनाश ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। मेरी एक और शर्त है, तभी मोनिका ने कहा। अविनाश ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी बात मानने की। तुम्हें शिवम की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, मोनिका ने दृढ़ लहजे में कहा।
और वो कुछ बॉडीगार्ड्स को शिवम के पास ही रहने देना होगा। अविनाश के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। इस छोटे से समय में मोनिका पूरी तरह बदल गई थी। अविनाश को ये थोड़ा हैरान करने वाला लगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तभी मोनिका ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 1 साल बाद मुझे यकीन है कि उसे राठौर परिवार की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनिका का लहजा दृढ़ था और उसमें थोड़ी खुशी भी थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी खुशी और उम्मीद की मुस्कान थी। अविनाश को और ज्यादा हैरानी हुई, मोनिका को उस नौजवान पर इतना भरोसा क्यों था। 1 साल, अविनाश को मन ही मन शक हुआ। उसे मोनिका के फैसले पर संदेह था। एक नौजवान जिसके पास कुछ भी नहीं, वह 1 साल में कितना तरक्की कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह जीनियस ही क्यों न हो, मोनिका की उम्मीदों जैसा बनना असंभव था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अविनाश ने आखिर में कुछ न कहते हुए सहमति दी। फिर अविनाश मोनिका को होटल ले गया। मोनिका के सो जाने के बाद अविनाश होटल से बाहर निकल गया। प्रेसिडेंट राठौर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसके साथ के 2 बॉडीगार्ड्स ने पूछा। अविनाश का चेहरा ठंडा था और वह बेपरवाही से बोला, मैं उस नौजवान शिवम से मिलना चाहता हूँ। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि किस तरह का इंसान मेरी बेटी का दिल जीत पाया। अविनाश ने सिगार जलाया और धुआं छोड़ा। जी, प्रेसिडेंट राठौर, दोनों बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया। फिर कार शिवम के ठिकाने की ओर तेजी से बढ़ी। राठौर परिवार की ताकत के साथ किसी को ढूंढना मिनटों का काम था। कार में अविनाश खिड़की से बाहर चिंतित नजरों से देख रहा था। जयपुर आकर शिवम से मिलना ओल्ड मास्टर राठौर का आइडिया था। अविनाश के नजरिए में घमंडी और ऊंचे ख्यालों वाली मोनिका जल्द ही मुंबई वापस चली जाएगी। उसके लिए जयपुर के एक साधारण नौजवान को पसंद करना बिल्कुल असंभव था। मुंबई में अनगिनत शानदार टैलेंट्स थे। मोनिका ने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया, तो जयपुर के एक ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसा दिख रहा था, चीजें अविनाश की सोच से बिल्कुल अलग थीं। मैं इस नौजवान से मिलने के लिए और उत्सुक हो रहा हूँ। इस वक्त शिवम होटल के बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में एक बुरी आशंका थी और राठौर परिवार की ताकत देखने के बाद शिवम और ज्यादा जोश में आ गया था। राठौर परिवार की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, यहाँ तक कि शिवम को हल्की सी बेबसी भी महसूस हो रही थी। लेकिन शिवम के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वह कभी हार नहीं मानेगा। जब तक वह मोनिका के साथ रह सकता था, शिवम सब कुछ छोड़ने को तैयार था। डैम इट, शिवम अचानक बिस्तर से उठ बैठा। उसे नींद आना असंभव था। शिवम खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल, बस 1 साल। मैं निश्चित रूप से मुंबई जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से मोनिका के साथ खुलेआम रहूंगा। शिवम ने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। तभी शिवम ने नीचे एक रोल्स रॉयस कार को धीरे धीरे गुजरते देखा। फिर कार नीचे रुक गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से उतरा। मोनिका के पापा। शिवम का चेहरा बदल गया। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वह मुझे ढूंढने आए हैं? शिवम कुछ उलझन में था, लेकिन चाहे अविनाश उसे ढूंढने आए हो या न आए, उसे तैयार रहना था। इसलिए शिवम ने कमरा ठीक किया और कॉफी बनाई। फिर वह कमरे में बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगा। जल्द ही बाहर से चमड़े के जूतों की आवाज आई। अविनाश और उसके 2 बॉडीगार्ड्स जल्द ही दरवाजे पर दिखाई दिए। दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा गया था, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। इससे अविनाश को थोड़ा आश्चर्य हुआ। शिवम जल्दी से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर बोला, नमस्ते मिस्टर राठौर। अविनाश ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह सीधे सोफे पर जाकर बैठ गया। फिर उसके बगल वाले बॉडीगार्ड ने उसके लिए सिगार जलाया। ऐसे शख्स के सामने शिवम का घबराना लाजमी था, लेकिन शिवम ने पूरी कोशिश की कि वह शांत दिखे। अविनाश ने सिगार का कश लिया और बेपरवाही से बोला, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? नहीं, मुझे नहीं पता था। शिवम ने सिर हिलाया। मैंने बस खिड़की से तुम्हें बाहर देख लिया। अविनाश हंस पड़ा। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और शिवम के सामने आकर बोला, तुम में क्या क्वालिटी है कि तुम मेरी बेटी के साथ रह सको? शिवम सन रह गया। ये सवाल उसके लिए सचमुच जवाब देना मुश्किल था। फिलहाल शिवम किसी भी तरह से मोनिका के लायक नहीं था। दोनों के बीच सामाजिक हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। शिवम चुप रहा और लंबे समय तक कुछ बोला नहीं। अविनाश ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, लगता है मेरी बेटी ने तुम्हें ज्यादा ही ऊंचा आंका, मिस्टर राठौर। तभी शिवम ने आखिरकार मुंह खोला। उसने गहरी सांस ली और बोला, फिलहाल मैं सचमुच एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन मुझे 1 साल का समय दो। मैं साबित करूंगा कि मैं मिस मोनिका के लायक हूँ। 1 साल का समय। अविनाश ने आंखें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में बोला, मैं तुम्हें 1 साल क्यों दूं? तुम में क्या क्वालिटी है कि मैं तुम्हें 1 साल का समय दूं? शिवम ने अविनाश को देखा और एक एक शब्द कहते हुए बोला, मैं इसके लायक हूँ। हा हा हा। अविनाश जोर से हंस पड़ा। नौजवान, तुम तो जयपुर में कुएं का मेढक हो।
तुमने असली दुनिया कितनी देखी है? अविनाश ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने दांत पीसे और बोला, मिस्टर राठौर, जो थोड़े समय में बड़ी तरक्की कर ले उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरी मौजूदा उपलब्धियां तुम्हारी नजरों में कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। मेरी भविष्य की संभावनाओं को कोई खारिज नहीं कर सकता। ओह सचमुच? अविनाश ने भौहें उठाईं। जो अविनाश जाने वाला था वह फिर रुक गया। मुझे मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं समझता, अविनाश ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें जिस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व है वह तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स हैं, है ना? अविनाश ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जैसे वह शिवम को भेदना चाहता हो। शिवम ने इससे इनकार नहीं किया। जैसा अविनाश ने कहा, शिवम के पास अभी जो कुछ था वह वाकई उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स और साधना विधियां थीं। ये देखकर अविनाश ने हल्का सा तंज कसा, तुम्हारी ये मामूली स्किल्स मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। मेरे किसी भी माथत आदमी की उंगली हिलाने से तुम मर सकते हो। इतना कहते ही अविनाश के बगल वाला बॉडीगार्ड एक कदम आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, मेरा नाम उमंग है, प्रेसिडेंट राठौर का बॉडीगार्ड। ये कहकर उमंग ने शिवम को उकसाने वाली नजरों से देखा। शिवम वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। वह अच्छी तरह जानता था कि वह उमंग का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम में लड़ने की हिम्मत भी नहीं है? अविनाश ने ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर शिवम ने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। वह उमंग को देखते हुए बोला, जिसमें जंग की चमक थी। दरअसल शिवम भी जानना चाहता था कि ये तथाकथित टॉप मार्शल आर्टिस्ट कितने ताकतवर हैं। शिवम की प्रतिक्रिया देखकर उमंग ने हल्का सा तंज कसा। उसने फिर से शिवम को इशारा किया और बोला, अपना ट्रम्प कार्ड दिखाओ, मुझे देखने दे। शिवम ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाया और उसे चरम पर ले गया। मिस्टर राठौर, फिर मैं कोई रहम नहीं करूंगा, शिवम ने कुछ उत्साह के साथ कहा। उमंग, ध्यान रखना, अविनाश ने याद दिलाया। अविनाश को भी थोड़ी बेबसी महसूस हो रही थी। अगर कोई और वक्त होता तो वह शिवम को मार डालने पर भी पलक न झपकता, लेकिन ये लड़का वह था जिसे मोनिका पसंद करती थी। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद उसकी बेटी उससे जिंदगी भर नफरत करती। उमंग ने सिर हिलाया और बोला, जी मिस्टर राठौर। ये कहकर उमंग ने फिर से शिवम को इशारा किया। शिवम ने जरा भी देर नहीं की। वह जोर से चिल्लाया, अपनी मुट्ठी कसी और उमंग की ओर दौड़ा। उसके घूंसे की रफ्तार बहुत तेज थी और उसकी ताकत और भी जबरदस्त थी। शिवम ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी ताकि वह खुद को साबित कर सके, लेकिन जब उसका घूंसा उमंग को छूने वाला था, उमंग ने फुर्ती से उसे चकमा दे दिया। ये कैसे मुमकिन है? शिवम का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने उमंग की चकमा देने की हरकत को साफ साफ नहीं देखा। उसे साफ दिख रहा था कि उसका घूंसा उमंग को लग चुका था। फिर से उमंग की आंखों में कुछ मजाक था। शिवम ने दांत पीसे, जोर से चिल्लाया और फिर से उमंग की ओर दौड़ा। इस बार शिवम ने अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया और उसकी रफ्तार को चरम पर ले गया। पलक झपकते ही शिवम ने दर्जनों घूंसे फेंक दिए, लेकिन शिवम को निराशा हुई कि इन दर्जनों घूंसों ने उमंग के कपड़ों को भी नहीं छुआ, बल्कि इससे वह खुद थक गया। शिवम जोर जोर से हाँफ रहा था और उसके माथे पर पसीने की परतें थीं। दूसरी ओर उमंग शांत और स्थिर था। उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल स्थिर थी। बस इतना ही है तुम में, उमंग ने तंज कसा। अगर यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी हार मान लो, अविनाश ने भी ठंडे लहजे में कहा। ये मामूली स्किल्स, मुंबई में तो इनका कोई जिक्र भी नहीं। कोई भी नौजवान तुमसे हजारों लाखों गुना बेहतर है, अविनाश ने जोर से डांटा। शिवम का चेहरा बहुत खराब था। उसने अपने दांत कसकर पीसे, उसमें बगावत थी। फिर से शिवम ने चिल्लाकर कहा और एक बार फिर उमंग की ओर दौड़ा। लेकिन इस बार भी नतीजा वही रहा। चाहे शिवम ने कितनी भी कोशिश की, वह उमंग के एक बाल को भी नहीं छू सका। उमंग ने अपने हाथ पीछे रखे और शिवम को हमला करने दिया। उसमें जरा भी जवाबी हमले का इरादा नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? शिवम बार बार चिल्ला रहा था। वह जानता था कि उसके और उमंग के बीच फासला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फासला इतना बड़ा होगा। तुम बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर, उमंग चकमा देते हुए सिर हिलाता रहा। उसकी आंखों में तंज साफ दिख रहा था। तुम्हारी इस छोटी सी काबिलियत के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस मोनिका के लिए इंतजार करने लायक हो? उमंग ने तंज कसा। तुम्हें जयपुर में ही चुपके से रहना चाहिए। मिस मोनिका को उन लोगों के साथ होना चाहिए जो असाधारण हैं, उमंग ने हंसते हुए कहा। चुप करो। तभी शिवम अचानक चिल्लाया। उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत चरम पर पहुंच गई और उसने उमंग के चेहरे पर एक घूंसा मारा। रफ्तार में अचानक आई तेजी ने उमंग को जवाब देने का मौका नहीं दिया। ये घूंसा सीधे उमंग के चेहरे पर लगा। गुस्से और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उमंग को एक कदम पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर अविनाश को थोड़ा मजा आ रहा था। शिवम दूर खड़ा था, जोर जोर से हाँफते हुए। वह हंसते हुए बोला, तो तुम अजेय नहीं हो? हा, उमंग का चेहरा थोड़ा ठंडा था।
उसने अपने मुंह का कोना पोंछा और शिवम को ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, तुम जैसे कचरे से मार खाना सचमुच शर्मनाक है। यहाँ तक कहकर उमंग ने एक पल रुककर गुस्से में चिल्लाया, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। इतना कहते ही उमंग ने खुद पहल की और शिवम की ओर दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शिवम को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला और उसका घूंसा शिवम के पेट पर जा लगा। जोरदार धमाके के साथ शिवम को लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग टूट जाएंगे। तीव्र दर्द शिवम के लिए असहनीय था। वह अपने पेट को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। शिवम ने मुंह खोला और दर्द से कराहने लगा। उमंग ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और तंज कसते हुए बोला, जैसा मैंने कहा, तुम्हारी इस मामूली काबिलियत के साथ तुम मिस मोनिका को पाने के लायक नहीं हो। ये कहकर उमंग ने अविनाश की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर राठौर, हो गया। अविनाश ने जमीन पर तड़प रहे शिवम को देखा और सिर हिलाया। साफ था कि शिवम ने लड़ने की काबिलियत खो दी थी। चलो, अविनाश ने हाथ हिलाया। जी, उमंग और दूसरा बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चल दिए। रुको, तभी शिवम ने पीछे से चिल्लाया। मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि शिवम खड़ा हो चुका था। हालांकि वह थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन वह दृढ़ता से खड़ा था, बिना खुद को गिरने देने। अभी खत्म नहीं हुआ। शिवम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे लहजे में बोला। उमंग के चेहरे पर नाराजगी का भाव आ गया। क्या तुम अभी भी मार खाना चाहते हो? उमंग ने गुस्से में कहा। फक यू, शिवम ने गुस्से में चिल्लाया और फिर से उमंग की ओर दौड़ा। तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो, उमंग ने ठंडे लहजे में तंज कसा। उसने आसानी से शिवम के घूंसे को चकमा दिया। फिर उसने शिवम की गर्दन पकड़ी और अपने घुटने को शिवम के पेट में दे मारा। पफ, उसके घुटने ने और ज्यादा ताकत लगाई और दर्द और भी तीव्र था। शिवम ने अपने पेट को पकड़कर जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। इस बार दर्द ने शिवम को लगभग बेहोश कर दिया और उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। मिस्टर राठौर, चलें, उमंग ने कहा। अविनाश ने भौहें चढ़ाईं। वह जैसे ही जाने वाला था, शिवम फिर से खड़ा हो गया। वह अपनी देह को कसकर पकड़े हुए था और उमंग को घूरते हुए चिल्लाया, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अभी हारा नहीं हूं। इस बार उमंग पूरी तरह नाराज हो गया। उसका चेहरा और सर्द हो गया और उसके शरीर की आंतरिक ऊर्जा अचानक तेज हो गई। मरना चाहते हो? उमंग ने मुड़कर शिवम की ओर कदम बढ़ाए। शिवम का चेहरा खून से सना था। उसने सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, मैं अभी तक नहीं हारा। चलो चलो, अविनाश ने भौहें चढ़ाईं और बोला, अगर ऐसा ही चला तो तुम मर जाओगे। शिवम ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। जब तक मैं मिस मोनिका से दोबारा शादी नहीं कर लेता, मैं कभी नहीं मरूंगा। डैम इट, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, उमंग ने गुस्से में कहा। वह अपने स्टील जैसे घूंसे को शिवम पर जोर से मारने लगा। लेकिन कुछ चौंकाने वाला हुआ। इस बार उमंग का घूंसा शिवम के शरीर पर नहीं लगा, बल्कि शिवम ने उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। ये कैसे मुमकिन है? अविनाश का मुंह खुला रह गया। उसे अपने सामने के नजारे पर यकीन नहीं हो रहा था। उमंग की आंखों की पुतलियां एकदम फैल गईं। इस लड़के ने ये कैसे किया? हा, तुम मुझे मारना चाहते हो? शिवम ने सिर उठाया और उमंग को कुछ डरावने भाव से देखा। मैंने कहा, मिस मोनिका से शादी करने से पहले मैं नहीं मरूंगा, शिवम ने सिर उठाकर चिल्लाया। इस गुस्से भरी चीख के साथ शिवम ने उमंग के चेहरे पर पूरी ताकत से एक घूंसा मारा। बैंग! जब ये घूंसा लगा तो उमंग उड़कर दीवार से जा टकराया। उसका पूरा शरीर दीवार से टकराया और तुरंत दीवार पर मकड़ी के जाले जैसे दरारें बन गईं। शिवम का पूरा शरीर खून से सना था और उसका चेहरा मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन उसके मुंह पर अभी भी मुस्कान थी। इस पल उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। हा, शिवम लड़खड़ाता हुआ था और किसी भी पल गिर सकता था। तुम मरने की तमन्ना रखते हो? उमंग जमीन से उठा। उसका चेहरा लाल था। साफ था कि इस घूंसे से उसे भी चोट लगी थी। नौजवान, अगर तुम गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा। इतना संघर्ष क्यों? अविनाश ने शिवम को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। शिवम ने मुश्किल से अपनी देह को संभाला। वह हंसते हुए बोला, मिस्टर राठौर, अगर तुम सहमत नहीं हो तो कृपया मुझे मार डालो। शिवम के लिए मोनिका के बिना जिंदगी मरने से भी बदतर थी। ये सुनकर अविनाश को थोड़ा झटका लगा। वह थोड़ा भौहें चढ़ाकर खड़ा रहा, फिर उसने अपने हाथ पीछे किए और हल्के से तंज कसा। बैंग! तभी उमंग ने फिर से हमला किया। उसने शिवम पर एक घूंसा मारा और उसे उड़ा दिया। उमंग ने इस घूंसे में साफ तौर पर ज्यादा ताकत लगाई थी और उमंग को पूरा भरोसा था कि वह इस घूंसे से शिवम को बेहोश कर देगा। आखिरकार खत्म हुआ, उमंग ने हाँफते हुए ठंडे लहजे में कहा। अविनाश ने हाथ हिलाया और बोला, चलो। लेकिन तभी जमीन पर पड़े शिवम ने एक हल्की सी कराह निकाली। फिर शिवम ने अपनी बांह जमीन पर टेकी और मुश्किल से अपनी देह को खड़ा करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार। शिवम ने कुल 9 बार कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका।
उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अगर कोई और होता तो वह कब का मर चुका होता। लेकिन फिर भी शिवम ने हार मानने का इरादा नहीं किया। वह 10वीं बार कोशिश करना चाहता था। अविनाश के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। वह वहां खड़ा रहा और एक पल के लिए सोच में डूब गया, फिर शिवम के सामने गया। तुम्हारा नाम शिवम है ना? अविनाश ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें 1 साल का समय दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, सिर्फ 1 साल। अगर 1 साल बाद तुम मेरे मापदंडों पर खरे नहीं उतरे तो चाहे तुम मर जाओ, मैं नहीं मानूंगा, अविनाश ने ठंडे लहजे में कहा। मिस्टर राठौर, ये सुनकर दोनों बॉडीगार्ड्स का चेहरा तुरंत बदल गया। अविनाश सचमुच मान गया। अविनाश ने हाथ हिलाकर दोनों को चुप रहने का इशारा किया। जमीन पर पड़ा शिवम आखिरकार जमीन पर गिर गया और अब खड़ा नहीं हो सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर धीमी आवाज में बुदबुदाया, मिस्टर राठौर। शुक्रिया, अविनाश ने और कुछ नहीं कहा और होटल से बाहर चला गया। ... इस वक्त मोनिका नींद से जाग चुकी थी, क्योंकि उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। जब उसने देखा कि अविनाश होटल में नहीं था तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। जल्द ही अविनाश होटल वापस आ गया। तुम कहाँ गए थे? लाइट्स जलने से पहले मोनिका की हल्की आवाज सुनाई दी। अविनाश का शरीर कांप गया। वह कुछ अटपटे ढंग से बोला, मोनिका, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या तुम शिवम से मिलने गए थे? मोनिका की आवाज तुरंत कुछ तेज हो गई। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं होगा। भारतीय इतिहास की 7 सबसे खूबसूरत राजकुमारियां। अविनाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अपनी बेटी के सामने वह पूरी तरह बेबस था। मोनिका, मैं तुमसे वादा करता हूं कि शिवम को कुछ नहीं हुआ। अविनाश ने बच्चे की तरह उंगली उठाकर कसम खाए। मोनिका ने अविनाश को घूरा, जैसे वह जानना चाहती हो कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद मोनिका ने ठंडे लहजे में कहा, पापा, मैं कभी मजाक नहीं करती। जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। अविनाश ने अपने माथे का पसीना पोंछा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ मोनिका, सो जाओ, देर हो चुकी है। मोनिका के अपने कमरे में हुई कुने के बाद अविनाश ने राहत की सांस ली। हाय, मुझे सचमुच नहीं पता कि शिवम ने मोनिका को कैसे जीत लिया। अविनाश ने बुदबुदाते हुए कहा। मिस्टर राठौर, क्या तुम सचमुच मिस मोनिका की शादी शिवम से करने दोगे? उमंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अविनाश ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं मान गया? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उसे 1 साल का समय दूंगा। बस 1 साल, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन, उमंग ने भौहें चढ़ाईं, अगर 1 साल बाद उसने वाकई कुछ हासिल कर लिया तो? अविनाश ने उमंग को देखा और बोला, अगर शिवम वाकई मुंबई गया तो उसे पता चलेगा कि उसका सामना किससे है। मुंबई के वो नौजवान उसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कहकर अविनाश ने एक पल रुककर कहा, बेशक, अगर शिवम वाकई उन नौजवानों को पीछे छोड़ दे तो मोनिका का उससे शादी करना कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर उमंग ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, कहना आसान है। शिवम कुछ भी नहीं है और मुंबई के बड़े परिवारों के नौजवानों से मुकाबला करना चाहता है। ये तो नामुमकिन है। अविनाश ने सिर हिलाया और बोला, जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई अकेले दम पर बड़े परिवारों का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे रौनक, जैसे रेहान। ये सुनकर उमंग ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, रौनक अब मिलिट्री रीजन के टॉप पर एक बड़ा नाम है और रेहान को पायरों का रक्षक कहा जाता है। अगर तुम शिवम की तुलना उनसे कर रहे हो तो क्या तुम उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे? अविनाश ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन अविनाश अच्छी तरह जानता था। अगर शिवम वाकई उस शख्स का बेटा था तो कोई नहीं जानता कि शिवम भविष्य में किस मुकाम तक पहुंचेगा। ये भी एक कारण था कि अविनाश ने शिवम को मौका देने की हामी भरी। अगले दिन मोनिका नींद से जागने के बाद होटल से बाहर निकल गई। उसने और अविनाश ने 3 दिन बाद प्रांतीय राजधानी में मिलने का तय किया था। इन 3 दिनों में मोनिका शिवम के साथ रहना चाहती थी। चाहे शिवम कुछ भी करे, वह उसके साथ रहेगी। मोनिका के जाने के बाद अविनाश ऊपर खड़ा था और कार को धीरे धीरे जाते हुए देख रहा था। उमंग, कुछ लोगों को चुपके से मोनिका की सुरक्षा के लिए लगाओ, अविनाश ने सिगार का कश लेते हुए बेपरवाही से कहा। जी, प्रेसिडेंट राठौर, उमंग ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। कार जल्द ही शिवम के होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। कमरे का नंबर पूछने के बाद वह सीधे ऊपर चली गई। कमरे में घुसते ही मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, क्या तुम अभी भी? वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने शिवम के शरीर पर अनगिनत जख्म देखे और उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि उसे पहचानना मुश्किल था। मोनिका का चेहरा बेहद ठंडा था। उसने शिवम को देखकर ठंडे लहजे में पूछा, ये किसने किया? शिवम ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मैं गलती से कहीं टकरा गया। मैं पूछ रही हूँ, ये किसने किया? मोनिका का लहजा और सर्द हो गया, यहाँ तक कि शिवम भी डर गया। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए।
वह ये तो नहीं कह सकता था कि ये अविनाश ने किया, ना। लेकिन मोनिका इतनी चतुर थी कि उसने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया। ये मेरे पापा ने किया है ना? मोनिका ने शिवम को देखकर पूछा। शिवम ने कुछ नहीं कहा, जो एक तरह से हामी थी। मोनिका तुरंत गुस्से में आ गई। उसने फोन निकाला और अविनाश को कॉल करने वाली थी। शिवम ने जल्दी से उसे रोका और सिर हिलाकर कहा, मिस मोनिका, मिस्टर राठौर को दोष मत दो। सच कहूं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार? मोनिका सन रह गई, जैसे उसे समझ नहीं आया कि शिवम का मतलब क्या है। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच, उन्होंने मुझे 1 साल का समय देने का वादा किया है ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। हालांकि ऐसा था, मोनिका फिर भी थोड़ी नाराज थी। उसने हाथ बढ़ाकर शिवम के चेहरे को छुआ, फिर दुख भरे लहजे में बोली, उन्होंने तुम्हें इतना कैसे मार डाला? ये तो बहुत ज्यादा है। दर्द नहीं हो रहा? सचमुच? शिवम ने सिर हिलाकर कहा। सिली, मोनिका ने शिवम को आंखें तरेरते हुए कहा। फिर उसने फ्रंट डेस्क को फोन किया और जल्द ही फ्रंट डेस्क ने दवा भेज दी। यहाँ चुपचाप बैठो और दर्द सहन करो, मोनिका ने दवा पकड़ते हुए कहा। शिवम थोड़ा झेप गया, लेकिन उसे दिल से बहुत सुकून महसूस हो रहा था। बचपन से शिवम को अनगिनत बार पीटा गया था, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं, और न ही किसी ने उस पर मलहम लगाया। मोनिका का आना शिवम को बार बार सुकून दे रहा था। वह बिस्तर के पास चुपचाप बैठ गया और मोनिका की कोमल देखभाल स्वीकार करने लगा। मोनिका ने दवा ली और सावधानी से शिवम के जख्मों पर लगाए। दर्द हो रहा है? मोनिका ने दवा लगाते हुए सावधानी से पूछा। शिवम ने जल्दी से कहा, नहीं, दर्द नहीं हो रहा। उनकी नजदीकी ने शिवम को बहुत घबरा दिया। मोनिका के शरीर की हल्की सी खुशबू ने शिवम को लगभग बेहोश कर दिया। उसने गहरी सांस ली और मोनिका की खुशबू को सावधानी से सूंघा। मोनिका के ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर इस पल सिर्फ चिंता और दुख था। शिवम को हल्की सी हंसी आ गई। तुम्हें इतनी मार पड़ी, फिर भी हंस रहे हो? मोनिका ने आंखें तरेरते हुए कहा। शिवम ने सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। दवा लगाने के बाद मोनिका शिवम को खाना खाने के लिए बाहर ले गई। खाने के बाद मोनिका ने पूछा, अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारा कोई प्लान है? शिवम ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने सुना है कि साउथ सिटी में एक नीलामी है, शायद आज रात को। साउथ सिटी की नीलामी? तुम क्या खरीदना चाहते हो? मोनिका को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या वहां कोई टॉप ग्रेड जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, शिवम ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। मोनिका ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, साउथ सिटी की नीलामी काफी मशहूर है। मैंने मुंबई में इसके बारे में सुना है। तो ठीक है, चलो अभी साउथ सिटी के लिए निकलते हैं। मोनिका ने तुरंत कार स्टार्ट की और साउथ सिटी की ओर तेजी से बढ़ गई। इस वक्त पूरी प्रांतीय राजधानी में ठक्कर परिवार के पतन की चर्चा हो रही थी। पुणे के एक बड़े परिवार के रूप में ठक्कर परिवार का यह हादसा जल्द ही सुर्खियों में आ गया। खबरें और भी सनसनीखेज थीं। लगभग सभी सुर्खियां ठक्कर परिवार की आलोचना से भरी थीं, जैसे ठक्कर परिवार के 10 अपराध, पुणे पर ठक्कर परिवार का नकारात्मक प्रभाव वगैरह। ठक्कर परिवार की साख इतनी खराब हो गई थी कि हर कोई उन्हें कोस रहा था। जो लोग कभी ठक्कर परिवार से जुड़े थे, वे भी जल्दी से दूरी बनाने लगे, डरते हुए कि कहीं वे भी फंस न जाएं। ... साउथ सिटी एक तटीय शहर था। वहां के लोग अमीर थे और माहौल खूबसूरत था। ये साधना के लिए एक शानदार जगह थी। शिवम के पास अब 2 अरब का लोन था, तो उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। 5 घंटे बाद कार आखिरकार साउथ सिटी पहुंच गई। कार से उतरते ही शिवम ने गहरी सांस ली। प्रांतीय राजधानी की तुलना में साउथ सिटी की हवा अविश्वसनीय रूप से ताज़ा थी। शिवम ने अपनी आंखें हल्के से बंद की और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। जैसा कि उम्मीद थी, साउथ सिटी की आध्यात्मिक ऊर्जा जयपुर और प्रांतीय राजधानी से कहीं ज्यादा थी। ये वाकई एक शानदार जगह थी। मौका मिलने पर उसे साउथ सिटी में बसना होगा, शिवम ने सोचा। शाम के 6 बज चुके थे और नीलामी रात 8 बजे शुरू होने वाली थी। इसलिए मोनिका ने सुझाव दिया, पहले कहीं खाना खा लेते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो? एक पुरुष के रूप में शिवम को ये कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह क्या खाना चाहता है। इसलिए उसने सिर हिलाया और बोला, कुछ भी चलेगा। मोनिका ने शिवम के सिर पर हल्के से थपथपाया और आंखें तरेरते हुए बोली, जो खाना चाहते हो वो बोल दो। छोटी लड़की की तरह शर्माओ मत। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें।